नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी के 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है, जिसमें आप यहां पर भाग 65 हल कर रहे हो। मतलब 65वां टेस्ट आज हम हिंदी का हल कर रहे हैं। तो दोनों लेवल के लिए बेहद ही उपयोगी प्रश्न है यहां पर, और 30 प्रश्नों का ये वीडियो है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे ही 30 प्रश्न करके जाना। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, यहाँ पर आपके 25 प्रश्न सही करने का टारगेट रहेगा। पहला प्रश्न है आपके, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। वैचारिक, विचारिक, विचोरिक और वैचारिक। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, विचार शब्द में यदि हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इक प्रत्यय लगाने पर जो वी में छोटी ई की मात्रा है ये किस में बदल जाएगी? आई में बदल जाएगी। तो शब्द क्या बनेगा? वैचारिक। लेकिन एक प्रत्यय में ई छोटा होता है तो रे में बड़ी ई की नहीं छोटी ई की मात्रा लगेगी। फोर्थ विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो विकल्प है पीढ़ियों, दूसरा है विशेष, तीसरा है लड़ना और चौथा है सैकड़ों। देखो, इसमें कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नए प्रश्न आपको 21 से लेकर के जो 30 प्रश्न हैं सारे के सारे एकदम क्वालिटी वाले प्रश्न मिलेंगे, और उसके पहले भी बेहद ही शानदार प्रश्न हैं साथियों। तो यहाँ पर बात की जा रही है जिस शब्द में प्रत्यय नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है। तो देखो, लड़ना, सैकड़ों और पीढ़ियों, तीनों ही शब्दों में यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन विशेष जो शब्द है इसमें शेष तो मूल शब्द है और वी क्या है? उपसर्ग है। मतलब इसमें कोई सा भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अतः प्रश्न नंबर 2 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा। तो जो विकल्प ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 3 में करना है। साथियों, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 3 में सही उत्तर है? देखिएगा, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। परमात्मा, परमेश्वर और जगदीश तीनों ही शब्द यहाँ पर ईश्वर के पर्यायवाची है, लेकिन ब्रह्मा शब्द यहाँ पर ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है साथियों। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा का मतलब ईश्वर से नहीं लिया जाता। भाई, ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें हैं, जगदीश, परमात्मा और परमेश्वर, ये तीनों चीज़ें ईश्वर के पर्यायवाची में आ जाती है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। जेहन का अर्थ किससे लिया जाता है? दिमाग से, ख्याल से, सपने से और दिल से। तो साथियों, इनमें से जेहन का अर्थ किस विकल्प में दे रखा है? एक शब्द आता है, हम कई बार इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं कि अगर मैं वो वाक्य बोल दूँ तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे कि यार, मेरे जेहन से वो बात निकल गई थी। तो जेहन का मतलब किससे लिया जाएगा? दिमाग से लिया जाएगा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 4 में बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न है आपके, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता और विचारधारा। तो देखिएगा, विचार प्लस धारा, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। विशेषता शब्द का निर्माण वी प्लस शेष प्लस ता से हुआ है। मतलब विशेषता शब्द में ता प्रत्यय है, वी उपसर्ग और शेष क्या है? मूल शब्द है। इसमें भी एक ही प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ बात की जा रही है 2 प्रत्ययों की, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ज्ञानवान शब्द में वान प्रत्यय लगा हुआ है और ज्ञान मूल शब्द है, तो इसमें भी वान एक ही प्रत्यय है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब साथियों, आपके सामने एक ही विकल्प बचा है, वो है वास्तविकता। तो वास्तविकता शब्द का निर्माण 2 प्रत्ययों के योग से हुआ है। जैसे यहाँ पर वास्तव मूल शब्द है, वास्तव प्लस इक शब्द क्या बनेगा? वास्तविक, और इसमें ता प्रत्यय और जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा वास्तविकता। मतलब इसमें इक और ता प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब इसमें 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, भूखंड शब्द में समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है। तो देखो, भूखंड शब्द का अगर हम समास विग्रह करके देखते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। साथियों, भूखंड शब्द का समास विग्रह क्या होगा? भू मतलब भूमि होती है,
तो भूमि का खंड, भूमि का खंड, खंड मतलब भाग या टुकड़ा। तो साथियों यहाँ पर का संबंध का, के, की, और संबंध तत्पुरुष मतलब संबंध किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का, क्योंकि संबंध जो समास है साथियों वो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, संबंध तत्पुरुष। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और संज्ञा है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर बताइए। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या सर्वनाम है? सर्वनाम और क्रिया तो नहीं है साथियों, क्योंकि क्रिया भी नहीं हो रही है और ना ही संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो ये दोनों ही आपका आंसर नहीं होगा, विशेषण या संज्ञा। तो साथियों भारतीय शब्द में भारत मूल शब्द है। कौन सा शब्द मूल है? भारत मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भारत एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ई प्रत्यय लगाने पर शब्द जो भारतीय बनता है ये विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? ये विशेषण हो जाता है। अतः प्रश्न नंबर 7 में आपके भारतीय शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपके 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा और सितार। तो देखो यहाँ पर जो शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। साथियों पराठा का पराठे बन सकता है, सितार, मन और दर्शन। तो मन शब्द सदैव किस में रहता है? एक वचन में रहता है। किस में रहता है? एक वचन में, बहुवचन में नहीं रहता है। बल्कि जो दर्शन शब्द है वो हमेशा किस में रहता है? बहुवचन में रहता है। 4-5 शब्द बता रहा हूँ, एग्जाम में हर बार यही शब्द पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो जैसे आपके यहाँ पर दर्शन शब्द है, एक आपके आंसू शब्द है, एक आपके हस्ताक्षर शब्द है, एक आपके प्राण शब्द है। ये 4-5 ऐसे शब्द है साथियों जो बार बार पूछे जाते हैं। एक आपके होश शब्द है, ठीक है। ये 4-5 ऐसे शब्द है। तो विकल्प 1 आपका प्रश्न नंबर 8 में सही है। इन शब्दों को याद रखना, ये शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि भाई ये सदैव बहुवचन में कौन सा रहता है। तो इनमें से कोई एक विकल्प में आपके दे रखा होता है। 8वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। आपके 9वां प्रश्न क्या है? यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 8 में। 9वां प्रश्न है आपके, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? तो घी, गीत, घर और सखी। साथियों देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद कि हम कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद में भी जिस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा वह शब्द कौन सा है? तो सखी का सखिया हो जाता है, घर का घरों हो जाता है, गीत का गीतों हो जाता है। लेकिन घी जो शब्द है, घी का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है साथियों। अर्थात विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है और व्यंजन संधि है। तो स्वच्छंद का हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। साथियों देखिए स्वच्छंद का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस छंद। क्या होता है? स्व प्लस छंद बराबर शब्द बनते हैं स्वच्छंद। क्या बनता है? स्वच्छंद। देखिएगा स्वर के बाद में यदि 6 आ जाता है, 6 छाता वाला आ जाता है, तो वहां पर 6 छाता वाले के पूर्व चे का आगमन हो जाता है, आधा चे मतलब हलंत वाला। अर्थात इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। अब यहाँ विसर्ग नहीं लग रहा है, ना ही स्वर का मेल हो रहा है दोनों तरफ, बल्कि एक तरफ स्वर है तो दूसरी तरफ व्यंजन है साथियों। अतः इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। विकल्प नंबर आपका 4 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कायर की बहुवचक संज्ञा है अकायरता, कायरत्व, कायरपन और कायरता। तो साथियों कायर जो शब्द है इसकी आपको, कायर शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। कायर शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगर इसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं तो कौन से विकल्प में इसका भाववाचक रूप दे रखा है? प्रश्न नंबर 11 में सही उत्तर बताइएगा। देख लेते हैं राइट आंसर। साथियों कायर विशेषण शब्द है जिसकी भाववाचक कायरता बन जाती है, ठीक है।
कायर प्लस ता प्रत्यय में जब जोड़ दिया जाता है तो शब्द बन जाता है कायरता, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे तो 12वां प्रश्न है आपके, आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग व प्रत्ययों से बना हुआ है? आ प्लस ई प्लस कता, अधि प्लस इक प्लस ता, अधि प्लस ई प्लस कता और आद्य प्लस क प्लस ता। तो साथियों, आध्यात्मिकता में कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं और कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, आपको ये देखना है। तो ऐसा करने के लिए हमें शब्दों को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। शब्दों को अगर हम तोड़ के देखें तो आध्यात्मिकता शब्द का निर्माण अधि प्लस आत्म प्लस इक प्लस ता, ये यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द का हमने पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है। तो अधि प्लस आत्म अध्यात्म बन जाएगा, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक बन जाएगा, आध्यात्मिक प्लस ता आध्यात्मिकता बन जाएगा। साथियों, अधि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। तो किस विकल्प में दे रखा है? अधि उपसर्ग, इक प्रत्यय और ता प्रत्यय। तो अधि दे रखा है, यहाँ पर इसमें भी दे रखा है, ये गलत हो गया। इक दे रखा है तो इसमें इक नहीं दे रखा है, ये गलत हो गया। मतलब दूसरा विकल्प आपका सही है। आध्यात्मिकता शब्द में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सुलेख व श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना। तो जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उसका चयन प्रश्न नंबर 13 में करना है। कौन सा विकल्प सही है साथियों? तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, प्राथमिक स्तर मतलब निम्न स्तर या छोटे स्तर की बात की जा रही है। यहाँ पर बालकों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में आता है। शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, ये भी आता है। सुलेख मतलब अच्छा लेख, श्रुतलेख सुनकर के लिखना, इसमें सक्षम बनाना, ये भी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में आता है। लेकिन व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना साथियों, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है। अतः फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना और पढ़कर समझना। तो देखिएगा, पठन कौशल से अभिप्राय मतलब अर्थ पूछा जा रहा है कि भाई पठन कौशल का मतलब क्या होता है। साथियों, शब्दों को पढ़ना, लिपि चिन्हों की पहचान या वाक्यों को पढ़ना ही पठन कौशल नहीं कहलाता है, बल्कि उस चीज़ को यदि हम पढ़ कर के समझते हैं, क्या करते हैं? पढ़ कर के समझते हैं, तो सही मायने में उसको ही पठन आप कह सकते हो। क्योंकि पढ़कर अगर हमने समझा ही नहीं तो फिर वो पठन थोड़ी हुआ। अगर चीज़ों को हमने पढ़ तो लिया लेकिन समझा नहीं कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो साथियों उसको आप पठन नहीं कह सकते हो। अतः पढ़कर समझना पठन कौशल का बिल्कुल सही अर्थ है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, शांतिपूर्वक सुनना और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना। तो सुनना, श्रवण कौशल की बात की जा रही है साथियों। चारों ही विकल्पों में यहाँ पर श्रवण कौशल दे रखे हैं, तो फिर हमें बेस्ट विकल्प का चुनाव करना होता है कि आपका सबसे बेहतरीन विकल्प इनमें से कौन सा है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 15 में आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही रहेगा? राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2। सुनना या श्रवण कौशल का सही अर्थ होता है, पहले हम दूसरों की बातों को रुचि के साथ सुने, धैर्यपूर्वक सुने और सुनने के बाद में उसमें प्रतिक्रिया दें। इनमें प्रतिक्रिया और रुचि से सुनने की बात नहीं की जा रही है साथियों। तो ये विकल्प यहाँ पर इससे कमज़ोर हो जाते हैं दूसरे विकल्प से। प्रश्न नंबर 15 में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित करना,
बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। तो जो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? जो हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, देखो प्रसन्न करने के लिए कहानियाँ नहीं सुनाई जाती है साथियों, ना ही एकाग्रचित करने के लिए, बल्कि कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित हो, और सर्वाधिक कल्पना शक्ति परियों की कहानियों से विकसित होती है। किन कहानियों से विकसित होती है साथियों? परियों की कहानियों से सर्वाधिक कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों में। ये भी एक फैक्ट है, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना, भावों की अनुभूति करवाना, तुकबंदी का ज्ञान देना और रोमांच की अनुभूति करवाना। तो कविता शिक्षण के अंतर्गत जो कविता सिखाने का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 17 में करना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों 17वें प्रश्न में? देखिएगा 17वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, कविता शिक्षण किसके अंतर्गत आ जाता है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। और पद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भावानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति, अर्थात यहाँ भावों की जो अनुभूति है साथियों, ये कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य होगा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। बाकी शब्द भंडार में वृद्धि करना ये तो गद्य शिक्षण के उद्देश्यों में आता है, जबकि कविता शिक्षण किसके अंतर्गत आती है? पद्य के अंतर्गत आती है साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, सामान्य ज्ञान देना, चरित्र का निर्माण करना और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है, तो पहला, दूसरा या तीसरा? साथियों सामान्य ज्ञान यहाँ पर गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य नहीं होता है। भाषा का ज्ञान देना या चरित्र निर्माण करना, 18वें में कौन सा विकल्प सही है? तो गद्य शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो चरित्र निर्माण नहीं बल्कि भाषा का ज्ञान देना होता है साथियों। हो सके एग्जाम में तीसरा भी विकल्प सही माना जाए, लेकिन भाषा का ज्ञान आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, ये तो बिल्कुल सही माना जाएगा। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथियों हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि और व्याख्या विधि। मतलब इनमें से आपको नाटक शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि देखनी है। तो देखिए साथियों यहाँ पर व्याख्या और अर्थबोध आपका आंसर नहीं है। 2 विकल्प बच रहे हैं, कक्षा अभिनय प्रणाली और रंगमंच प्रणाली। किस विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 19 में? तो राइट आंसर बताइएगा। 19वें प्रश्न में आपके कौन सा आंसर सही रहेगा? साथियों प्रश्न नंबर 19 में आपके जो सही उत्तर है कक्षा अभिनय प्रणाली, विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। कक्षा अभिनय प्रणाली प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि कक्षा अभिनय प्रणाली में दूसरे बच्चों का शिक्षण भी बाधित नहीं होता है, समय भी कम लगता है, धन का भी खर्च नहीं होता है, और इस अभिनय प्रणाली के माध्यम से छात्रों में अभिनय कला का विकास भी हो जाता है। मतलब नाटक शिक्षण के उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं और चीज़ें भी सीमित है साथियों। अतः विकल्प नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा प्रश्न नंबर 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है और पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों लिखना देखिएगा यहाँ पर अत्यंत जटिल कौशल नहीं है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है, हो सकता है यांत्रिक कौशल या एक तरह की बातचीत है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है। अब हमें वापस यहाँ पर बेस्ट विकल्प का चुनाव करना है। तो 20वें प्रश्न में जो सही उत्तर है लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है साथियों। लेखन भी एक तरह की बातचीत कहलाती है। दिए गए विकल्पों में से आपके जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 20 में यही सबसे अच्छा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 से निम्न में से विराम चिन्हों के सही प्रयोग वाला वाक्य है। राम ने पूछा, फिर यहाँ विराम चिन्ह, ये कबूतर, ये भी विराम चिन्ह है,
फिर विराम चिन्ह खरगोश व पिल्ले आपके हैं, ये विराम चिन्ह। तो ये चार बिल्कुल वाक्य तो एक ही है, लेकिन विराम चिन्हों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर राम ने पूछा, चारों ही विकल्प में ये दे रखा है। अब यहाँ बिल्कुल सेम सेम विराम चिन्ह लग रहा है, तो इससे तो हमें बिल्कुल भी अंतर नहीं लग रहा है। यहाँ पर सेम है सेम है सेम है, यहाँ इसमें थोड़ा चेंजेज है। फिर इसके बाद में ये ठीक है, यहाँ तीनों में सेम है, इसके बाद इसमें चेंजेस है। अब आपके सामने साथियों यहाँ पर राम ने पूछा, पूछा मतलब प्रश्न किया, प्रश्न किया तो बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से विकल्प में लग रहा है, इसको देख कर के भी आप प्रश्न नंबर 21 का आसानी से उत्तर दे सकते थे। चौथा विकल्प सही है, राम ने पूछा, फिर यहाँ विराम चिन्ह, फिर ये कबूतर, फिर अल्पविराम चिन्ह, खरगोश व पिल्ले आपके हैं, फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फोर्थ विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है सुश्रूषा, सुश्रूषा, सुश्रूषा और सुश्रूषा, मतलब चारों ही विकल्प सुश्रूषा के हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन 22वें पृष्ठ में करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा सुश्रूषा, अगर हम देखें तो सुश्रूषा चारों ही विकल्प यहाँ पर गलत है, क्योंकि सुश्रूषा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। चारों ही विकल्प यहाँ पर गलत है, अतः प्रश्न बोनस के योग्य है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सुरभि और सुरभि का सही अर्थ है गाय और नंदिनी, सुगंध और कामधेनु, सुगंधित और दूध और सुगंध और गाय। तो साथियों पहला वाला सुरभि जिसमें छोटी की मात्रा है, दूसरा वाला सुरभि जिसमें बड़ी की मात्रा है, इसका आपको दोनों का सही अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 23 में कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? 23 में आपके जो सही उत्तर है साथियों सुरभि, इस सुरभि छोटी वाली जो सुरभि होती है जिसमें छोटी की मात्रा लग रही है, इसका मतलब तो सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है साथियों। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका आंसर गलत होगा प्रथम तो। अब इस सुरभि का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? कामधेनु से, दूध से या गाय से? तो बड़ी वाली जो सुरभि होती है इसका अर्थ किससे लिया जाएगा? 23 में राइट आंसर जो है इस बड़ी वाली सुरभि का मतलब गाय से होता है, अर्थात फोर्थ विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 24वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त ध्यान सु उतरबो मुहावरे का सही अर्थ है ध्यान आना, नीचे उतरना, प्रवेश करना और याद न रहना। तो साथियों राजस्थानी भाषा में एक मुहावरे का प्रयोग करता है ध्यान सु उतरबो, कि महाराज ध्यान से उतरगी। तो साथियों इसका जो सही अर्थ है वो नीचे उतरना, प्रवेश करना या ध्यान आना नहीं होता है, बल्कि याद न रहना। कोई चीज़ जब हमें याद नहीं रहती है तो हम उसके लिए ध्यान सु उतरबो इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं राजस्थानी भाषा में। तो विकल्प 4 आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हुई है? उसने फल खा लिए, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा था, अचानक बिजली कौंध उठी और गीता विद्यालय जाती है। देखिए जिस विकल्प में क्रिया किस में हुई है, वर्तमान काल में हुई है, उसका चयन 25 में करना है। साथियों वर्तमान काल की बात की जा रही है, उसने फल खा लिए, खा लिए मतलब यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है, और क्रिया जहाँ पर पूर्ण हो चुकी होती है वहाँ भूतकाल होता है, तो ये तो भूतकाल का है। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा था, पढ़ लिया था, तो ये भी भूतकाल में चला गया। अचानक बिजली कौंध उठी, ये भी भूतकाल में चला गया। और गीता विद्यालय जाती है, बिल्कुल साथियों चौथा विकल्प जो है इसमें क्रिया किसमें हुई है? वर्तमान काल में हुई है। जाती है मतलब वर्तमान की बात है। तो फोर्थ विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो 26वां प्रश्न देखेंगे। कानी के ब्याह में 100 झगड़े, इस कहावत का अर्थ है बाधा पर बाधा आते जाना, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होना, कानी के विवाह में परेशानी होना और भाग्यहीन व्यक्ति होना। तो साथियों एक यहाँ पर ये जो कथन है कि कानी के ब्याह में 100 झगड़े, तो पहले ही वो कहानी है, मतलब एक दोष तो पहले ही है और उसके बाद भी बाधाएं आ रही है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 26 में इसका सही अर्थ किससे लिया जाएगा? 26 में जो सही आंसर है साथियों कानी के ब्याह में 100 झगड़े, इसका अर्थ है यहाँ पर कानी के विवाह में परेशानी होना, ये तो गलत है। अब भाग्यहीन व्यक्ति होना, बाधा पर बाधा आते जाना और बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होना, ये दूसरा भी गलत है। पहला या चौथा विकल्प 26 में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो 26वें प्रश्न में जो आपके आंसर है, प्रश्न नंबर 26 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, बाधा पर बाधा आते जाना। मतलब पहले ही एक बाधा थी और बाद में भी बाधा आती ही जा रही है, अर्थात साथियों विकल्प नंबर 1 26 में सही होगा। नेक्स्ट 27 पे आते हैं। तो 99 के फेर में पड़ना,
मुहावरे का अर्थ है गिनती के फेर में पड़ना, व्यर्थ के चक्कर में फंसना, धन जोड़ने की चिंता में रहना और आगे पीछे होना। देखिएगा 99 के फेर में पड़ना, ये जो मुहावरा है इसका आपको सही अर्थ बताना है 27 में। साथियों कौन सा विकल्प आपके 27 में सही रहेगा? तो प्रश्न नंबर 27 में जो राइट आंसर है क्या रहेगा साथियों? यहाँ पर धन जोड़ने की चिंता में रहना, जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही उत्तर है 27 में। 99 के फेर में पड़ना, इसका सही अर्थ क्या है? धन जोड़ने की चिंता में लगे रहना। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जो लड़का गाता है वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, और बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो जो विकल्प मिश्र वाक्य का उदाहरण है उसका चयन आपको 28 में करना है। तो बताइए 28 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों देखिए मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। की से वाक्य यहाँ पर जब भी दो वाक्यों के बीच में की शब्द आ जाए तो वो हमेशा किस में रहता है? मिश्र में रहता है। मैंने आपको बता रखी है ये चीज़ अच्छी तरह से। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, जो जिसे जिसका जिससे जिसमें इत्यादि शब्दों से अगर कोई वाक्य आरंभ होता है तो वो भी 100% मिश्र वाक्य में आता है। यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, और बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। इनमें से कौन सा विकल्प मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो 28 में जो आपके सही उत्तर है बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये एक संयुक्त वाक्य है साथियों। कैसा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है। विकल्प नंबर आपका 4 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। सुंदर शब्द है तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। साथियों शब्द शब्द इनमें से क्या है? 29 जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, बताइएगा कौन सा विकल्प आपके 29 में सही रहेगा। तो साथियों सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है। क्या है? सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है। ये विशेषता प्रकट करता है। जैसे किताब सुंदर है तो किताब की विशेषता प्रकट कौन कर रहा है? सुंदर शब्द साथियों। अतः ये एक विशेषण शब्द है। तो थर्ड विकल्प आपके 29 में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। साथ ही साथियों आप ये भी बता के जाइएगा कि अगर किसी प्रश्न में त्रुटि सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय और इनमें से सभी। तो अंतिम और 30वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा? साथियों जो आदर शब्द है इससे कौन सा विशेषण बनेगा? तो 30वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है वो रहेगा आदर शब्द में। यहाँ पर जब हम विशेषण बनाते हैं तो आदरणीय जो शब्द है साथियों ये एक विशेषण शब्द बनेगा। तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। कंप्लीट होता है हिंदी का पेपर नंबर 65। अभी आपके हिंदी के 35 टेस्ट आना और बाकी है, जो मैं एग्ज़ाम से पहले किसी भी हालत में करा दूंगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले टेस्ट में बिल्कुल न्यू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।